अब ये अपनी जात पे आ गया तो देवीलाल भी अपनी जात पे आता है। इसने कहा कि मैं मांझे का जट हूँ तो मैं हरियाणा का जाट हूँ, और यूं बात करके कहने लगे जिसमें एक अलग फालतू लगती है। और देख कह रहा हूँ ये है देवीलाल। सेहत से बहुत तकड़े थे, कह रहा हूँ छोटे थे, और कह के कहते हैं कि देख अब मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। जो समझता बोले मैं देवीलाल हूँ, मेरे कुर्ते का हाथ लगा दिया तो पंजाब की आंखें बंद कर दूंगा। तो लोक दल में एक आपस में दोनों बच्चों में झगड़ा था। हालांकि पहले मैं समझता हूँ कि दुष्यंत को टिकट देने में और नैना को टिकट देने में अभय का ही हाथ था। बाकी वही देखा, अजय तो अंदर था पहले, उससे पहले अजय देखता था, अभय कहीं नहीं था, गाँव में ताश वाश खेला करता था। तो उसके बाद जब उसका ये जेलों में थे तो इन्हें टिकट दिया गया। पर जो मेरी जानकारी है कि दुष्यंत को बनने के बाद फिर बाद में दखल देना शुरू कर दिया था अभय ने कि भाई ये इसके प्रोग्राम ना ले, बाहर इसके प्रोग्राम जो कोई लेता था उसे धमका दिया जो सांसद बन गए थे हिसार से बनने के बाद। फिर इसे ये कहा गया कि तू केवल तेरा सांसद कह दे, बाकी हरियाणा घूमना बंद कर। ये उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे करा गया। उसे इस बात का गुस्सा तो साहब जिस तरीके से आपने रोहतक और घिराए का जिक्र किया, घिराए में जब चौधरी देवीलाल जी हार गए तो इस तरीके की बातें भी कही जाती है कि परिवार के लोग नहीं चाह रहे थे, क्योंकि शायद देवीलाल जी ने किसी को टिकट नहीं दिया, ना तो आपको टिकट दिया था, किसी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, और परिवार के लोग ये चाह रहे थे कि चौधरी देवीलाल जी घिराए से ना जीत पाए। ऐसा कुछ हुआ था? तो मैंने हुड्डा साहब ने नई बुलेट ली थी। मेरा DHO 2442 था, उनका DHO 2443 था। हमने दरियागंज में शोरूम होता था, उससे नई ली। इकट्ठे होते कॉलेज टाइम में जीवन है। हम स्टूडेंट थे तो हमने कॉलेज के आगे बहुत सीटियाँ बजाई होंगी, इन्होंने भी बजाई होंगी। तो वो एक समय था, हमारी उस वक्त की लाइफ थी। तो उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट थे, वही थी स्टूडेंट लाइफ वो थी। तो हम उस वक्त मोटरसाइकिल पे वो बुलेट से पटाखे बजाने जरा मजा आता था। मैं भी बच्चों को देखता हूँ। हाँ। और ये दोनों बच्चे है ना, दिग्विजय सूर्य प्रकाश आउटस्टैंडिंग है। मैं सूर्य प्रकाश को देखता हूँ, टॉपर है वो, क्लास में भी टॉप आता है, अब भी टॉप कर रहेगा वो। अब BBA कर रहा है, फिर MBA में जाएगा। बड़ी जबरदस्त कमांड है इन बच्चों में। ऐसे ही दिग्विजय को मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जब टीवी पे बोलता है करता है तो मैं उसको देखता हूँ, उसका क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बहुत क्लियर है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता था, जिसमें अभी राहुल गांधी रहते हैं। ये कोठी मेरे पास में मेंबर पार्लियामेंट था, और जो देवीलाल 29 बिलिंगटन क्रिसेंट में रहते थे। मैं 3-4 दिन से उनके घर वहीं जाके कोठी में सोने लग गया ताकि किसी को डाउट नहीं हो। और रात के 2 बजे मैं उन्हें गाड़ी में बैठा के खुद ड्राइव करके, जो देवीलाल पीछे सीट पे बैठ गए, और मैं एक जगह थी कॉमन प्लेस जहाँ तय हुआ था, वहाँ पंजाब के खुद राजीव गांधी गाड़ी चला के लाए, पंजाब केसरी से अश्विनी कुमार उनके साथ थे, मीना, और रात को इन चारों की वहाँ मीटिंग हुई। वहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन, और आज का जो पॉडकास्ट है उसमें आप देख सकते हैं मेरे साथ बेहद विशेष मेहमान है। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बातें आज तक आपने नहीं सुनी होगी जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। और चौटाला जी, क्योंकि देखिए चाहे हरियाणा की बात करें या पूरे देश की बात करें, दुनिया की बात करें, वो नाम चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल, जो 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और बड़ी बात, जब वो पहली बार विधायक बने थे 1952 में, तब रणजीत सिंह चौटाला जो मात्र 7 साल के थे। यानी कि रणजीत सिंह जी का जो जन्म है वो 1945 का है। देश की आजादी से पहले जो है वो इनका जन्म हो गया था। तो खट्टी मीठी सारी बात करेंगे, और राजनीति, क्योंकि देखिए तजुर्बा, और जो मैं कह रहा हूं कि ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला, उसकी एक वजह ये भी है कि चौधरी देवीलाल जी का मतलब नाम अपने आप में बड़ा है, और उनकी नर्सरी से बहुत सारे लोग निकले, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बहुत बने, हरियाणा में भी और हरियाणा से बाहर भी, पूरे देश भर में। लेकिन कुछ दिन पहले जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ, और हम बात करें कि चौधरी देवीलाल जी के इकलौते बेटे जो हमारे पास उन बातों को ताजा करने के लिए, बताने के लिए मौजूद है, तो मैं यही चाहूंगा कि सारी की सारी बातें जो है पुराने टाइम की बातें, वो सारी की सारी आए। तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। सर शुरुआत करते हैं बचपन से ही, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का परिवार बहुत बड़ा परिवार, और मतलब हम भी आपसे मिलकर सौभाग्यशाली हैं, और आप तो हैं ही, क्योंकि उस शख्सियत के आप बेटे हैं जिनका नाम पूरी देश दुनिया में फख्र के साथ लिया जाता है। तो बचपन जैसे 1945 में आपका जन्म हुआ, और जब वो विधायक बने तो मात्र आप 7 साल के थे।
तो किस तरीके का बचपन, शुरुआती दौर में कितना संघर्ष, किस तरह की चीजें थी? देखिए, जो सब सदा से ही अपने जन्म से बहुत एक इस तरीके के आदमी थे जो पंचायत के से आदमी थे। जी। उन्हें हमेशा संघर्ष करना बड़ा अच्छा लगता था। हम्म। वो उस वक्त मऊगा पढ़ते थे क्योंकि नजदीक कोई कॉलेज स्कूल नहीं था। जी। और भगत सिंह के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने जब 10th में थे वो छोड़ के इस आंदोलन में आए थे। लोगों को पता नहीं, जो देवीलाल ने मुल्तान और लाहौर दोनों जेलें, जो देवीलाल, जो साबराम हमारे बड़े ताऊजी थे, 2 भाई थे, जी। और जो रणबीर सिंह जो हुड्डा साहब के फादर है, तीनों इकट्ठे रहे हैं उन जेलों उस जेलों में रहे। हाँ। तो जो देवीलाल तो शुरू से ही मतलब बिफोर पार्टीशन जी। जो देवीलाल राजनीति में थे और भगत सिंह के आंदोलन से प्रभावित होकर आए थे। फिर महात्मा गांधी का आंदोलन तो बहुत बड़े आदमी बन गए थे, उनके साथ हो रहे कांग्रेस में। और पहला 1937 में कांग्रेस एमएलए हमारे घर से जो साबराम बने थे, जो देवीलाल की छोटी उम्र थी इस करके जो साबराम को बनाया, बड़े ताऊजी हमारे। जी। उन वक्त सर छोटूराम की यूनियनिस्ट पार्टी होती थी, जो कि मुस्लिम लीग और ये सब एक इकट्ठी अलग अपोजिशन की पार्टी होती थी, कांग्रेस से अलग थी। जिस तरीके से मैंने बचपन की आपकी बात की, मतलब कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, क्योंकि आप चंडीगढ़ भी पढ़े हैं स्कूल कॉलेज टाइम में, और मतलब वो भी दौर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप बोल्ट पर घूमते थे, चंडीगढ़ में गेड़ियां लगाते थे, तो मतलब वो सारी चीजें, मतलब स्कूलिंग आपकी कहाँ हुई, जो प्राथमिक शिक्षा है? और फिर स्कूलिंग मेरी चौटाला थी, उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था 1963 में। फिर मैंने ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से करी, गवर्नमेंट कॉलेज से। हुड्डा साहब के बड़े भाई जुग्गी मेरे साथ होते थे, जोगिंदर है उनका नाम। विनोद शर्मा भी मेरे साथ थे, निर्मल सिंह जो डीजीपी रिटायर हुए वो भी, सिमरनजीत सिंह मान, हम सब गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ उन दिनों में बहुत बढ़िया कॉलेज था। डीएवी जालंधर और गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ पूरे पंजाब में सेंट स्टीफन के बाद अच्छे कॉलेजेज में थे। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर लॉ में एडमिशन ले लिया था। 67 में लॉ 3 इयर्स का हो गया था, तो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग से लिया कि अगर 2 साल का लेगा तो कर लूँगा। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो बस जो देवीलाल राजनीति में थे, घर में देख रहा था, जो प्रताप सिंह बने, फिर ओम प्रकाश जी बने, फिर मुझे 87 में उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, मैं राजनीति में आ गया। और मैं जो भी बात लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि जो देवीलाल की फैमिली के लिए, जो देवीलाल का बचपन क्या था, जीवन क्या था, हर आदमी चाहता है कि सच्ची बात सामने आए। बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मीडिया पे बैठा हूँ और मेरा इमेज भी बाहर ऐसा है, कोई बात भी गलत नहीं कहूँगा, चाहे वो मेरे खिलाफ भी जाए, तो आखिर लोगों को सच्ची बात की जानकारी, आप कुछ भी पूछे मैं बताऊंगा। जी। अच्छा, जिस तरीके से आपकी जब राजनीति 1987 में आप पहली बार रोड़ी से विधायक बने, और रोड़ी से तो मैं बात करूं, चौधरी देवलाल जी भी बने, आप भी बने, चौटाला साहब भी बने, और अभय सिंह भी बाई इलेक्शन रोड़ी से जीते, यानी कि रोड़ी को चौधरी देवलाल के परिवार से एक हॉट सीट भी माना जाता रहा है, क्योंकि इतने सारे मेंबर जो हैं वो वहां से बनते रहे। हालांकि 2005 या 9 में वो जो है रोड़ी विधानसभा टूट गई थी, लेकिन जो पहला जो चुनाव था, तो उस वक्त मतलब किस तरह की चीजें थी, मतलब उस तरह का प्रचार का तरीका, क्या चीजें थी? देखिए, 1987 में इतना हाईटेक नहीं था जो आज के दिन है। तब ना इतना मीडिया का ज्यादा जोर होता था, बहुत कम। मुझे याद है 87 में 88 में टीवी जो था वो 1970 के आसपास आया है, तो बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती थी। खाली मैं 1987 में एक बार जब मिनिस्टर बन गया था, तो साहब ने मुझे कोई मैसेज दिलवाना था, तो मोबाइल नहीं होते थे मुझे मैसेज थानेदार के वायरलेस से मैसेज आया कि एक बार आके चंडीगढ़ बात करें। तो तब इतनी टेक्नोलॉजी, इतना हाई फाई नहीं था, बहुत साधारण गाड़ियों में घूमते थे। मैं 1987 के चुनाव में तो 90% गाड़ियां नॉन एसी हुआ करती थी। अब तो कोई आदमी बिना एसी की गाड़ी के बैठेगा, मतलब जीप वगैरह इस तरह की गाड़ियां ज्यादा प्रचार में, इस तरीके की गाड़ियां थी। जब जो साहब ने मुलायम सिंह लालू को गाड़ियां भेजी, मुझे याद है जीपें भेजी थी, तब कारें तो थी नहीं, मतलब बहुत कम कारें होती थी। तो बहुत सीधा जमाना था, सीधा जमाना। अच्छा चौधरी साहब, आप जो है वो 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। आप 1987 में चौधरी देवलाल के साथ जो है कृषि मंत्री थे, और उनके बाद में जब ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए थे, कुछ समय तक उनके साथ भी आप जो है मंत्री रहे। और मैं मनोहर लाल खट्टर की बात करूं, जब तक वो मुख्यमंत्री उनके साथ, और फिर नायब सैनी जब बने आप, यानी कि 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में आप मंत्री रहे हैं। तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है, जो महकमे, क्योंकि कृषि मंत्री, और हरियाणा तो है ही किसानों का प्रदेश, कृषि प्रधान देश जिस तरीके से कहा जाता है, तो किस किस तरह का उस समय की क्या क्या चीजें आपकी बड़ी अचीवमेंट उस तरह की रही?
देखिए, मैं एक समझता था, मुझे एक सेंटेंस याद है, किसी ने कहा कि मैं अगर कॉरपोरेशन का चेयरमैन होऊंगा तो भी मेरा काम करने का यही तरीका था, अगर गांव का सरपंच होता तो भी वही था, और अगर मैं मिनिस्टर बन गया तो भी मेरा वही था। मुझे जो जिम्मेदारी की थी उसको मैंने बढ़िया परफॉर्म करा। मैं जब अभी रिसेंटली पावर मिनिस्टर था तो मैंने डार्क जोन खत्म करा, हाँ। जिम्मेदारों की आम बात थी, लोगों का हमें मैसेज आता था कि जी हम लोगों ने मोटरें डबल लगा रखी थी, पानी उठाते थे, चोरियां होती थी, तो मैं कहने लगा जब चोरी करें तो इन्हें इनका लोड बढ़ा दो, पैसे भरेंगे इन्हें दे दो, तो डार्क जोन को खत्म किया। जब जमींदारों को पानी इन दिनों में चाहिए, जब सिंचाई का जो अब आ रहा है टाइम, तो 8 से 10 घंटे भी हमने वो करा कि नहीं इन्हें 2 घंटे फालतू दो। और बहुत चीजें थी ऐसी जो कि नई नई चीजें लोगों को करी। तो मेरा परफॉर्मेंस में भी ये रहा कि मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड रहा। हम लाइन लॉस में पूरे देश में हम गुजरात के बाद नंबर 2 आ गए थे, बहुत बढ़िया पावर की पोजीशन रही। ऐसे ही मैं जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो मैंने चौदेवलाल की सरकार में 1987 में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। तो परफॉर्मेंस तो हमारी एक नंबर रही है, स्ट्रिक्ट भी रहा और कंप्रोमाइज भी करता था, ऑफिसर को सुनता था, उन्हें उनका रीजन सुन के आप उन्हें कहो तो काम होते हैं। देखिए ऑफिसर पे डिपेंड करता है। एक सेंटेंस है कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। अगर आपको जानकारी है तो ऑफिसर आईएएस भी आपके नीचे काम करेगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बेवकूफ बनाएगा, किसी से कुछ नहीं करने देगा। तो सारा डिपेंड करता है कि आपको कितनी जानकारी। जैसे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है चीफ मिनिस्टर, उसे सब सब्जेक्ट की पहले पूरी तैयारी होता है, तो ऑफिसर उस हिसाब से काम करता है। अच्छा, जैसे चौधरी आप बता रहे थे ये आपका काम करने का तरीका रहा, आप जो जो महकमे आपके पास रहे आपने बेहतर अपना जो है वो दिया, अच्छा काम किया। जैसे आपने कहा ना कि मैं जो कुछ बताऊंगा सच बताऊंगा, और ये बड़ी बात है आपकी, क्योंकि लोग भी सच जाना चाहते हैं। देखो चौधरी देवलाल का परिवार बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा बरगद है, बहुत सारे जो हैं मुख्यमंत्री जैसे आपके घर में बहुत बार रहे। आपके मैं बड़े भाई की बात करूं, ओम प्रकाश चौटाला, वो भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा रिकॉर्ड हरियाणा के लिए है। इस तरह की बातें भी होती थी कि कहीं ना कहीं जब आपस में जब विवाद होता है भाइयों का राजनीति को लेके, मैं बात कर रहा हूँ 1987 और 90, 91, 93, उस दौर की बात है, जो 4-5 साल बहुत ही सेंसिटिव थे। उसमें चौटाला साहब जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहे थे, और जाहिर सी बात है जो राजनीति में हर कोई चाहता है कि मैं भी बड़ा पद बनूं, आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आप भी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे। लेकिन कुछ नेताओं ने आप पर ऐसे भी आरोप लगाए, जिसको आप सच झूठ आप बताएंगे, कि चौधरी रणजीत सिंह ने कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी को कमजोर किया उस वक्त, मतलब इस तरह की बात भी कही गई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ओम प्रकाश चौटाला की वजह से जो महम कांड हुआ, उसके बाद चौधरी देवलाल की जो छवि है वो बहुत डाउन हुई, और उसके बाद वो चुनाव नहीं जीत पाई। तो जो वाक्या था, जो चौटाला परिवार के हमेशा जो है इर्द गिर्द घूमता रहता है, उस दौर की बात। देखिए उस वक्त सब अखबारों में, मीडिया में सब जगह फंसा था, ये चर्चा हुआ था। 1987 तक जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, 89 तक वो थे। 89 में जब लोकसभा चुनाव लड़ दिए तो उन्होंने ओम प्रकाश को बनाया। सच्चाई की बात यह है कि जो हमारी उम्र के लोग हैं वो सब जान रहे हैं, मेरे ख्याल में जो 60 साल का आदमी है उसे भी जानकारी है। मेजोरिटी एमएलए चाह रहे थे कि रणजीत सिंह बने, और पब्लिक भी ये चाहती थी वो बने, पर घर का परिवार का फैसला, तो बड़े थे उम्र में, मैंने मान लिया उन्हें, चीफ मिनिस्टर बना दिया, कोई फैमिली का फैसला तो हो गया, मैं उनकी कैबिनेट में था। भैम कांड जो हुआ था उसमें सब लोगों ने जाके देवलाल से ये कहा कि ओम प्रकाश जी को कहो वो महम ना लड़े, यहाँ आनंद सिंह डांगी लड़ा दी, उन्हें कुरुक्षेत्र लड़ा दो जहाँ से अरोड़ा बने थे, तब थानेसर सीट थी, जहाँ आजकल जो अभी अशोक अरोड़ा वहां से विधायक है। अशोक अरोड़ा पहली बार तब वहां से ओम प्रकाश जी दोनों का इलेक्शन हुआ हाँ, है, वो वहाँ उपचुनाव। गुरजात सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया था, यहाँ क्यों देवीलाल ने दे दिया था जी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं थी बूथ कैप्चर वैप्चर की, चुनाव जीत ही रहे थे। चो देवलाल पे लोग इकट्ठे होके के महम के चो साहब यहाँ आनंद सिंह डांगी को चुनाव लड़ा दो, चो साहब कहने के नहीं, कुछ ओम प्रकाश जी की जिद ज्यादा थी, उन्हें समझाया भी पर वो नहीं माने, वो महम ही लड़ने लगे। महम में जो कांड हो गया उससे एक बड़ा माहौल बदल गया था पूरे देश में, महम को मेम कह दिया था। अरुण नेहरू, अजीत सिंह, आरिफ मोहम्मद तीनों सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, राजीव गांधी अगले दिन महम आ गए, और उसके बाद ऐसे हालात बन गए कि वीपी सिंह ने जो देवीलाल को बुला के ये कहा कि देवीलाल जी मौलिकता नैतिकता ये मांग करती है कि वो इस्तीफा दे, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन करते जा रहे हैं, आप ओम प्रकाश जी को कहो कि इस्तीफा दे दें, और नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके मैं आज इस्तीफा दे दूंगा।
चौधरी देवीलाल ने वो ओम प्रकाश जी को ओम कहते थे, मुझे रंजीत कहते थे, बाप का हाँ, अपना तरीका होता है कहने का। जी। कहने का भाई ओम इस्तीफा दे दे। ओम प्रकाश जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं थोड़ा सा उस बात पे आपसे चर्चा करूंगा। ओम प्रकाश जी चौधरी देवीलाल के खिलाफ नहीं थे, ओम प्रकाश जी से ही चौधरी देवीलाल के प्रति गुस्सा हुआ। चौधरी देवीलाल का लोगों ने महम से आना जाना बंद कर दिया था, वाया जींद आते थे, ये हालत हो गई थी। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब 1989 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी। चौधरी देवीलाल महम से 27,000 से जीते, किलोई भी जीते, सभी 9 के 9 हल्कों से जीते थे, एक रोहतक छोड़ के। और उसके बाद जब 91 का चुनाव हुआ, वो चौधरी देवीलाल किलोई से भी जीते उड़ा के सामने, वो बेरी से भी जीते, वो झज्जर से भी जीते, वो बादली से भी जीते, वो सालाबाद से भी जीते, रोहतक से तो 40,000 से हारते हैं, पर महम से जहाँ से 27,000 से जीते थे वहां से चौधरी देवीलाल 23,000 वोटों से हार गए। मतलब वो महम कांड का मैं बताता हूँ कि चौधरी देवीलाल की इमेज पे ही असर पड़ा जी। उसके बाद चौधरी देवीलाल वो चुनाव हारने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उससे पहले महम कांड पे बार बार उन्होंने ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बनाया। बनारसी दास को शुरू में बनाया तो 4 महीने सरकार चली, फिर ये कह के कि नहीं ओम प्रकाश जी को अगर एमएलए चाहते हो तो बना दिया जाए, चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को कहा, ओम प्रकाश जी को फिर बना दिया। जब दोबारा ओम प्रकाश जी को बनाया तो एक हफ्ते में फिर बगावत हो गई, एमएलए भाग गए। जब फिर तीसरी बार जब फिर उन्होंने हुकम सिंह को बना दिया, हुकम सिंह बनाया तो हुकम सिंह भी 3.25 महीने चले। हुकम सिंह के बाद फिर जब ओम प्रकाश को बनाया तो धर्मवीर जैसे एमएलए भी भाग के चले गए, तो ओम प्रकाश जी के जयप्रकाश जी तो खास से, बिल्कुल। तो ये सारे भाग भाग के गए। अब मुझे बताइए रणजीत सिंह का फॉल्ट पे आता है, बनारसी दास को लोग मान रहे हैं, हुकम सिंह को मान रहे हैं, ओम प्रकाश जी के बनते 30 दिन लोकसभा का सेशन भी नहीं, विधानसभा का सेशन भी नहीं फेस करा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी देवीलाल को लोगों ने रोहतक में हरा दिया, चौधरी देवीलाल को लोगों ने गिराए में भी, चौधरी देवीलाल को असेंबली का चुनाव भी हरा दिया। वो केवल ओम प्रकाश के खिलाफ एक इतना बड़ा विरोध था, रणजीत सिंह तो कहीं था ही नहीं। मैं तो ये शराफत में था कि मैं चंद्रबाबू नायडू नहीं बना, मैं चौधरी देवीलाल की इज्जत बाप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकता था। जो उन्होंने करा मैंने मेजोरिटी होते भी उनको मान लिया नहीं, मैं बगावत करके मिलता था, कांग्रेस की समर्थन मुझे मिल जाता, मैं ये काम नहीं कर रहा था, मुझे तो बिना बात ये बताया गया। उस वक्त कितने विधायक आपको चाह रहे थे कि रणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? उस वक्त 45 से ज्यादा विधायक मेरे साथ थे, ओम प्रकाश के साथ केवल 12 विधायक थे। मेजोरिटी आपकी थी? मेजोरिटी मेरे साथ थी, लेकिन आपने परिवार के फैसले को सिर मथे बड़े हैं। अब चौधरी देवीलाल के देखिए वो सब कुछ थे, सुप्रीमो थे, उन्हीं की वजह से, चाहे उम्र का था, मैं था, सब उन्हीं की वजह से बने। चौटाला गांव में 10-10 एमएलए बन गए, 3-3 4-4 एमपी बन गए, चौधरी देवीलाल की वजह था। बिल्कुल। अच्छा, चौटाला साहब हमारे बीच नहीं है, आपके बड़े भाई थे, जैसे उनकी और यादें जो होता है ना, दो भाइयों का लाड भी होता है, लड़ाई भी होती है ना, नाराजगी भी होती है। हालांकि आपने हमेशा उनका सम्मान किया, हमेशा जब भी हम आपके बयान सुनने थे, परिवार में जब कोई दुख आया सुख आया, हमेशा आप बड़े भाई की, जो बड़े भाई कहेंगे वो मानूंगा। और कुछ ऐसी बातें जो लोगों को आप शेयर करना चाहते हो, जो लोग ना जानते हो, होते ना आपस की? उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी एक्सट्रीम पे थी। जिसे पसंद करते थे वो चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, उसको अपने सब कुछ उसी की सलाह। जिसे नहीं पसंद करते थे वो 10 बारी राम राम कर ले, उसके राम राम भी नहीं लेते थे। एक उदाहरण बता रहा हूँ जी। मुझे ये उलाना, मैं तो 1970 में एमएलए भी नहीं था, मैं तो बहुत जब समझो के कॉलेज से निकल गया था। 1977 में चौधरी देवीलाल सीएम बन गए थे, जनता पार्टी के स्वीप हुआ था, मेरे घर में 3 कांग्रेस के एमएलए आए थे, बाकी सब चौधरी देवीलाल जीते थे। और उस वक्त केवल ओम प्रकाश जी करके भजनलाल के साथ सारे एमएलए इकट्ठे होकर शिवपुरी चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। ओम प्रकाश जी के खिलाफ रिवोल्ट था और ओम प्रकाश जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। इस करके चौधरी देवीलाल को जब भी कोई सेटबैक लगा, चाहे ये मामला था, चाहे दूसरी बार 87 का ये मामला आया, महम का मामला आया, भाई आज वो नहीं है, मैं उस तक को नहीं कर, पर मेरे कहने का मतलब दोनों तीनों बार चौधरी देवीलाल को जब भी सेटबैक लगा उनकी मतलब काफी डेंट डला राजनीति में। इस करके चौधरी देवीलाल को उन्हें डिसमिस होना पड़ा। चौधरी देवीलाल जो कि सारा पीवेट थे पूरी सेंट्रल पॉलिटिक्स के, सारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह लालू को चौटाला बैठ के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बना दे, मुख्यमंत्री वहां बैठ के तय करते थे। आज तो स्टेट में ही हालत हो गई। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरीके से आपने रोहतक और घिराए का जिक्र किया, घिराए में जब चौधरी देवीलाल जी हार गए,
तो इस तरह की बातें भी कही जाती है कि परिवार के लोग नहीं चाह रहे थे, क्योंकि शायद देवीलाल जी ने किसी को टिकट नहीं दिया, ना तो आपको टिकट दिया था, किसी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, और परिवार के लोग ये चाह रहे थे कि चौधरी देवीलाल जी घिराई से ना जीत पाए। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता कोई परिवार का आदमी ऐसा काम करे, ये नहीं हुआ था। हाँ, ये हुआ था 91 का जब लोकसभा का चुनाव था, जो देवीलाल रोहतक लड़ रहे थे, अजय सिंह या भिवानी से लड़ रहे भिवानी थे। से। ओम प्रकाश जी 89 में मुख्यमंत्री बन गए थे, 90 तक वो मुख्यमंत्री थे। तो जितनी पार्टी का कैडर था सारा भिवानी चला गया था। जो देवीलाल के साथ तो ड्राइवर गनमैन घूम रहे थे, जो देवीलाल के साथ कोई था ही नहीं। और जो देवीलाल इस करके चुनाव हारे, नहीं तो वो चुनाव हारने का नहीं था। जो देवीलाल 3 बार लगातार, मतलब कोई नहीं चाह रहा था कि इस उम्र में, जब उन्होंने देखिए प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ दिया कि मैं वीपी सिंह को बनाऊंगा, तो वो तो महात्मा गांधी की तरह दूसरे सबसे बहुत बड़ा कद बन गया था डेमोक्रेसी के लोगों में। और ये जो हुआ, ये मैं समझता हूँ कि सारा ही ना देखी अनदेखी की वजह से जो साहब के साथ हुआ। अच्छा, 1993 में फिर आप अलग हो गए थे, आई थिंक लोकदल छोड़ आए थे, आप कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हम चाहे राजीव गांधी जी की बात करें या फिर बाद में सोनिया गांधी की बात करें, उस वक्त इंदिरा गांधी की बात करें, मतलब वो चीजें आप खुद आपने बताया एक बार गाड़ी ड्राइव करके चौधरी देवीलाल जी को मिलाने लेके गए थे, मतलब उस वक्त की बातें। देखिए, जब बीपी सिंह ने जो सबको डिसमिस कर दिया था, तो एक खुंदक थी कि सरकार को गिराया जाए। तो मैं, अब वो नहीं रहे अश्विनी कुमार पंजाब कैसे को, ये आउटलुक में छपा भी था। आउटलुक पर एक मैगजीन था, 90 का, मेरे पास बड़ी भी शायद कभी दिखाऊंगा, उसमें छपा था कि जो देवीलाल इस बात से नाराज थे कि बीपी सिंह की सरकार गिराना चाह रहे थे। तो मुझे अश्विनी पंजाब केसरी वाला है, मैंने उसको कहा कि देखिए अश्विनी, कांग्रेस आएगी और इस वक्त तुम्हारे राजीव गांधी से मैं देख रहा हूँ कि देवीलाल नाराज है, सरकार गिरेगी, आप अपना जरा वहाँ कॉन्टेक्ट करें। मुझे उन्होंने राजीव गांधी से मुलाकात कराई। राजीव गांधी से ये तय हुआ कि भाई देवीलाल जी की मेरी मुलाकात करो। जो देवीलाल को मैं देखे गया, तब ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। और मैं जो देवीलाल को रात को गाड़ी में एम्बेसडर में 12 तुगलक लेन में रहता था, जिसमें अभी राहुल गांधी रहते हैं, ये कोठी मेरे पास में मेंबर पार्लियामेंट था। और जो देवीलाल 29 बिलिंगटन क्रिसेंट में रहते थे। मैं 3-4 दिन से उनके घर वहीं जाके कोठी में सोने लग गया ताकि किसी को डाउट नहीं हो। और रात के 2 बजे मैं उन्हें गाड़ी में बैठा के खुद ड्राइव करके, जो देवीलाल पीछे सीट पे बैठ गए, और मैं एक जगह थी कॉमन प्लेस जहाँ तय हुआ था, वहाँ पंजाब के खुद राजीव गांधी गाड़ी चला के लाए, पंजाब के से अश्विनी कुमार उनके साथ थे, मीना, और रात को इन चारों की वहाँ मीटिंग हुई। वहाँ ये तय हो गया था कि वहाँ राजीव गांधी और देवीलाल जी के बीच में मीटिंग थी, तो उसमें तय हो गया था कि सरकार गिराए। फिर सब ने इस्तीफे देने शुरू करे करके फिर बीपी सिंह की सरकार गिरी। अच्छा, राजीव गांधी से जिस तरीके की आपके उस वक्त मुलाकात होती थी, बातें होती थी, तो किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था? देखिए, राजीव गांधी बहुत सीधे सिंपल आदमी थे। उन्हें पहले अरुण नेहरू ही चलाते थे, जिस तरीके से चलाया उन्हें, मतलब उन्हें पॉलिटिकली जो इंदिरा गांधी पे बात थी वो नहीं थी। मैं बहुत सीधे सिंपल आदमी समझता हूँ, तो उन्हें मन के बुरे थे, साफ थे। वो राजनीति में फिट नहीं थे। राजनीति में तो आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत संभल के चलता है। इंदिरा गांधी हर बात को समझती थी, पर राजीव गांधी इतने बहुत होशियार और तेज नहीं थे। अच्छा, आप फिर से एक बार दिल्ली और चंडीगढ़ की हम बातें करते हैं, क्योंकि चौधरी साहब आपके देखते देखते बहुत चीजें बदल गई। आप 80 के करीब जो है प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि 1945 में आपका जन्म हुआ, ना तो तब देश आजाद हुआ था, और जब आप कहीं ना कहीं मंत्री बन गए थे, और 1966 की बात करूं, यानी कि हरियाणा भी आपके सामने बना, पंजाब से अलग हुआ। बहुत सारी चीजें उस वक्त नहीं थी जब आप चंडीगढ़ पढ़ते थे, बहुत सारी बिल्डिंगें नहीं थी। तो दिल्ली की अब जैसे पुरानी तस्वीरें सामने आ जाती है कि ये चीजें नहीं थी, खाली सड़क होती थी, खाली मैदान था, तो कितना कुछ बदलते देखा आपने? देखिए, मैं 1959 में चंडीगढ़ चला गया था। जो देवला तब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे। चंडीगढ़ 1954 में बनना शुरू हुआ था, तो समझो 5 साल शुरू हुए थे, तो कहीं कहीं कोठियाँ बनी होती थी। 16 सेक्टर थोड़ा सा बना था, 3 और 5 सेक्टर थे, 9 सेक्टर थोड़ा बना था, ये 15, ये तो कुछ थे ही नहीं। 11 पीजीआई की एक बिल्डिंग बनती थी, बाकी सारा मुल्लापुर गाँव था आगे। जी। मुझे याद है कि लाहौर से राजधानी इधर थी, पंजाब हरियाणा हिमाचल इकट्ठे तो 66 में अलग अलग हुए। मैं आपसे 62 की बात कर रहा हूँ जी। 62 में पहली विधानसभा चली,
जो अभी है वो हमारा पंजाब हरियाणा के अलग अलग विधानसभा है। एक विधानसभा होती थी, दूसरी हरियाणा विधानसभा काउंसिल हुआ करती थी, तब एमएलसी हुआ करते एमएलसी थे। जी। तो शिमला राजधानी होती थी। हम्म, जब सर्दियां आती थी तो फिर चंडीगढ़ में विधानसभा की मीटिंग होती थी। विधानसभा जो था, होम साइंस कॉलेज का असेंबली हॉल था, इसमें विधानसभा की मीटिंग होती थी टेम्परेरी। जब तक ये विधानसभा तैयार नहीं तो 59 से लेके 62 तक वहाँ मीटिंगें होती थी। हम्म, बाकी सर्दियां छोड़ के बाकी शिमला में होती थी। जिस हाउस में अभी जो गवर्नर हाउस हरियाणा का, ये हाउस सीएम हाउस होता था। अच्छा, इसमें सुखना सरदार लेक के साथ। भीमसेन सच्चर इसमें रहे, भार्गव साहब इसमें रहे। कैरो साहब को जब ये दिया जाना था तो कैरो साहब उस हाउस में थे जिसमें मैं रहता था, 39 नंबर जी, कोठी, इसमें वो रहते थे। सीएम आवास के पीछे। उसमें सरदार प्रताप सिंह, ये मुझे आदेश प्रताप ने भी बताया, औरों से भी पता लगा। हम्म, कैरो इसमें एज मिनिस्टर रहे। जिस हाउस में पंजाब के सीएम रहते हैं, इसमें जो रणबीर सिंह जो इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे वो इस हाउस में थे। ओके। और जिसमें हरियाणा सीएम रहते हैं, ये इसमें आपके गोपीचंद भार्गव एज फाइनेंस मिनिस्टर इस कोठी में थे। ओके। और चंडीगढ़ तो जब एक 22 सेक्टर था, तब ये नीलम और जगह से एक किरण सिनेमा होता था। तो चंडीगढ़ बहुत छोटा सा था, सारा बस कहीं के बीच में मकान बने, बीच में सरकंडे होते थे, खाली थी, ऐसे ऐसे घूम रहे थे। उसके बाद चंडीगढ़ जाके आबाद। अच्छा, चंडीगढ़ जैसे आपने थिएटर का जिक्र किया, हुड्डा साहब आपके साथ थे, वो बाइक पे घूमते थे, तो याद है कुछ उस समय की बातें? बुलेट का नंबर क्या था और कहाँ कहाँ जाते थे? नहीं, जब कॉलेज से निकल गए थे तो मैं भी दिल्ली में था। हुड्डा साहब लॉ कर रहे थे, तो जो सुल्तान सिंह का फ्लैट होता था मीना बाग में, उसमें हम रहते थे। फ्लैट खाली रहता था, हम ही रहते थे। एक इनके हुड्डा साहब के कजन थे राजवीर सिंह, वो एक्शन थे। तब तीनों, तो मैंने हुड्डा साहब ने नई बुलेट ली थी। मेरा DHO 2442 था, उनका DHO 2443 था। हमने दरियागंज में शोरूम होता था, उससे नई ली। इकट्ठे घूमते। कॉलेज टाइम में जीवन है वो, तो देखिए आदमी, एक बार शरद यादव का मुझे याद है जी। हाउस में वो कहने लगे कि स्पीकर सर सब बैठे हैं यहाँ हाउस में, अब हम शेयर करते हैं। वो कहने लगे कि हम स्टूडेंट थे तो हमने कॉलेज के आगे बहुत सीटियाँ बजाई होंगी, इन्होंने भी बजाई होंगी। तो वो एक समय था, हमारी उस वक्त की लाइफ थी, तो उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट थे, वही थी। स्टूडेंट लाइफ वो थी तो उस हम तरीके उस की। वक्त मोटरसाइकिल पे वो बुलेट से पटाखे बजाने जरा मजा आता था। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं कि लोग हमें क्या देख रहे हैं, हम कैसे हैं, तो आदमी को बहुत संभल के करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त हुड्डा साहब मतलब स्मोकिंग, उन्होंने खुद ये इंटरव्यू में बताया हुआ है कि वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा, हालांकि बाद में उन्होंने छोड़ दी थी। तो आपके वक्त भी वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग? बहुत ज्यादा करते थे, थी उनकी आदत। तो जिसे चेन स्मोकर कह दें कि एक सिगरेट मुझे दूसरी लगा ली, दूसरी लगा ली, थी उन्हें सिगरेट की आदत। वैसे एज मैन बहुत बड़ी आदमी है, मतलब देखिए सज्जन आदमी है। आज भी आपके अच्छे दोस्त भी हैं? हाँ, बहुत दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त रहे, बहुत अच्छे दोस्त रहे। अच्छा, जिस तरीके से उस वक्त के जो विधायक, उस वक्त के नेता जो आपके घनिष्ठ मित्र रहे हो, एक तो होता राजनीति, एक होता दोस्ती, अपना दोस्ती अलग, कोई ऐसे खास नाम आप बताना चाहे कि वो आपके हमारी दोस्त? हम 3 बहुत करीबी दोस्त थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं और विनोद शर्मा। विनोद सर। एक हमारे साथ होते थे स्वतंत्र कुमार, जो बाद में NGT के चेयरमैन बने, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एक DGP निर्मल सिंह, एक सिमरनजीत सिंह मान, मेरे से 2 क्लास सीनियर थे, पर हमारे अच्छे दोस्त थे। मतलब अच्छे लोगों के, दरबारा सिंह के बेटे वहीं थे। आप सरदार गुरनाम सिंह के बेटे बाखू कहते हैं उन्हें, वो तब ज्वाइंट पंजाब था, पंजाब हरियाणा एक प्रताप सिंह बाजवा आपके साथ पढ़े या प्रताप सिंह बाजवा मेरे साथ नहीं, जूनियर थे आपके साथ? मेरे से पीछे के बड़े हैं, मेरे वक्त नहीं थे। अच्छा, जैसे ये चंडीगढ़ की आपने बातें बताई, दिल्ली में जब आप गए तो दिल्ली को कैसे आपने बदलते देखा? देखिए दिल्ली में जो रिंग रोड है, ये मैं आपको 70 की बात बताता हूँ, तब मेरे पे फिएट कार होती थी। फिएट गाड़ी? फिएट कार। तो कई बार हम जब सर्विस कराने या उसको ठीक, कभी कभी रिपेयर के लिए चले जाते थे, तब इतना वो नहीं था। तो कोई चीज़, पहले तो गाड़ियाँ सेल्फ उठाए या नहीं उठाए, बहुत कुछ था। अब तो सब कुछ ही हो गया ना, बहुत बढ़िया गाड़ी आ गई। तो मैं, एक वर्कशॉप होती थी जो अब रिंग रोड है, उस पे अंदर वाली रोड, तो सारी खाली रहती थी। कभी कभी कोई गाड़ी आती थी, 2 मिनट रुके रहे तो कई बार तो हमें इंतजार करनी होती थी कि कोई बस आ रही है कि नहीं आ रही, रोड ही खाली रहते थे। दिल्ली तो बहुत बदल गई। एक कनॉट प्लेस नहीं, एक आपका दरियागंज ऐसा था, 2 न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली को रिकनेक्ट करता है, सेंट्रल उनका रोड है। वहाँ मोटरसाइकिल चलते थे, जिसमें 8-8 सवारी पीछे बैठती है, जोर से आवाज होती, बड़े मोटरसाइकिल होते थे, बुलेट टाइप के इंजन उनके थे, सवारी ढोने के लिए? सवारी ढोने के लिए वो चलते थे।
बसें होती थी, उसमें 1 रुपया रोज दिल्ली का लगता था, पूरी दिल्ली कहीं को वो 1 रुपए का टिकट लेके शाम तक घूम गया था। दिल्ली तो बहुत, तब लोग कुतुब मीनार देखते थे, लाल किला देखते थे, इस तरीके की चीजें देखते थे। दिल्ली ऐसी थी, कोई और को देखने को था नहीं। अच्छा, जैसे फिएट आपने बताया 1970 में फिएट कार आपके पास थी, तो बसों में और ट्रेन में भी आपने सफर किया है? मैंने बहुत करे बसों में, जब हम स्टूडेंट थे तो मैं तो बस से ही आता था चौटाला गांव तक। बसों में बैठ के आते थे, वाया बठिंडा होके फिर चौटाला तक बसें आती थी, गांव में बस से और भी ट्रेन में? बहुत चले। मैं तो, जो देवीलाल 77 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मैं सीएम हाउस से ऑफिशियली मैं ही रहता था हम्म, दोनों बार। जो देवीलाल 89 में बने, 77 में, तो उनके साथ मुट्ठी में मैं ही रहता था। और 77 में मैं उनके हल्के का भट्टू के काम मैं देखता था, लोगों के। पीताम्बर सैनी की कोठी में आता था हिसार। हम्म, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को बस में बैठता था, रात को सुबह 5 बजे बस हिसार आती है, उस बस से उतर के लोगों को काम करता, रात की बस बैठ के वापस बस से बैठ के आता था। बस से आते थे उस वक्त भी। 77 में ऐसा ही जीता था हम्म, मैंने। 77 में जब 3 एमएलए बन के आए थे, जो वीरेंद्र सिंह भी थे, सुरजेवाला भी थे, और मेरे ख्याल में सुरेंद्र भी एमएलए थे। हम्म, ये कांग्रेस के एमएलए बने थे। तो ये जब आते थे तो ये जो बस आती है दिल्ली से, जो दिल्ली से? उस वक्त की कोच कह दे दिल्ली आते से थे, शिमला जाती? एसी, इस बस से वो आते थे और मीटिंग, एमएलए मीटिंग में आते थे, इस बसों में आते थे, कमेटी की मीटिंग अटेंड हम करने। लोग गाड़ियां उस वक्त होती नहीं गाड़ियां थी उस। थी नहीं। 1962 में, मैं आपसे बताता हूँ, जो देवीलाल लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, हम्म, ज्वाइंट पंजाब था, और उस वक्त पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था। तो उस वक्त मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, दोनों अकाली दल के लीडर होते, दोनों में आपस में राइवलरी थी। मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था, संत फतेह सिंह ऊपर उठ के आ रहे थे, ये बात उन्होंने फास्ट फास्ट कर दिया था। तो मास्टर तारा सिंह पहले बहुत बड़े लीडर थे, हम्म, दोनों के मिलके 18 एमएलए बने थे। जो देवीलाल ने 62 में कांग्रेस छोड़ दी, चुनाव के मौके पर अपने खड़े करे थे, अपने इंडिपेंडेंट, एक प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट पार्टी बना के। हम्म, भगवत दयाल शर्मा के सामने प्रोफेसर शेर सिंह हार गए थे, इन्हीं के उम्मीदवार थे। जी। जो देवलाल ने उस वक्त, कप्तान रणजीत सिंह भी हारे, मिनिस्टर होते थे, जो सूरजमल मिनिस्टर होते थे वो भी हारे, और बलवंत राय ताहिर मिनिस्टर होते थे वो भी हारे। जो देवलाल ने स्वीप किया था 1962 में, जो देवलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता पंजाब में थे, जी। उनके 26 एमएलए थे, अकाली दल के 18 थे, और बीजेपी के 8 एमएलए हुआ करते थे। हम्म, जिसमें अच्छा। डॉक्टर बलदेव प्रकाश लीडर थे, उनके डॉक्टर मंगल सैन वो साउथ में थे। अच्छा, जब संयुक्त पंजाब था सर, आपने तो आतंकवाद के दौर को भी बड़ा करीब से देखा है। देखे आतंकवाद का जब दौर था, तो उस वक्त की कुछ बातें, क्योंकि बड़ा टेरर था, लोगों में बड़ा डर था, कि उन और दिनों में पंजाब जब के बहुत सारे नेताओं की जब जो ये है। आया था, अलग अलग बातें, कई कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह ने बिड्रा वाले को आगे बढ़ाया, पंजाब की अपनी पॉलिटिक्स थी, उसको बूटा सिंह होम मिनिस्टर होते थे, उनका भी एक रोल था। पर बुरे वक्त का मैं समझता हूँ चर्चा ज़्यादा करना ठीक नहीं होता, पर वो एक अच्छा नहीं था। उसने सिखों को भी, जब सिख समझने लगे कि उन्हें खराब कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उन्हें राष्ट्रीय आतंकवादियों को अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया। जैसे अब कश्मीर में, हम्म, जब लोग बाहर खुल के ना, जब अब उनके घोड़ों को दाना नहीं मिल रहा, लोग बटे सारा, उनका तो रोजगार ही सारा टूरिस्ट छीन पे गया। था। तो पंजाब के लोग जब खिलाफ हुए, तो फिर आतंकवाद खत्म। आतंकवाद ऐसा वक्त था तो रात को कोई आदमी सफर नहीं करते थे, हर जगह शाखाओं में लोगों को मारने लगे थे, बसें रोक रोक के उसमें उतार के बसों को मारने लगे थे, कहीं कोई भीड़ होती थी उसमें गोलियां चला देते थे, किसी के घर में जाके भी सबको शूट आउट करके निकल जाते थे। ऐसा वक्त आया था, बुरा वक्त था। और इसमें फिर बीएन सिंह के वक्त पे, बीएन सिंह को भी लोगों ने चीफ मिनिस्टर भी उनको गोली से मार मार दिया दिया था, था। सेक्रेटरी से। वो तो एक बड़ा, एक बुरा वक्त था पंजाब के लिए। उसने पंजाब की डेवलपमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक दिया। जो गुड़गांव जो बढ़ा, उसका कारण पंजाब का आतंकवाद भी था। जितनी इंडस्ट्री थी सब उठ उठ के गुड़गांव चले गई, पंजाब से सब लोग शिफ्ट करने लगे, और पंजाब की बुरी हालत हो गई। अच्छा, बेर सिंह को जिस तरीके से विधानसभा और सेक्रेटरीट के बाहर मारा उनको, तो प्रताप सिंह कैरो को सोनीपत के आसपास उनका हुआ था। प्रताप सिंह कैरो का मर्डर हुआ था 1900, ये मेरे ख्याल में 66 की, 63-64 की बात है। 63-64 में उनके हटते ही कुछ दिन के बाद मार का, एक सुचा सिंह होते थे ऊंचा पिंड के, उनको कभी उन्होंने तंग वंग करा होगा अपने वक्त में जब चीफ मिनिस्टर थे। तो बाद में जो आया, सुचा सिंह थे, एक नार सिंह थे, एक और फौजी था, कई 4-5 लोग थे जो नेपाल निकल गए थे। उसमें सुचा सिंह को फांसी हो गई थी, नार सिंह भी फांसी टूटे थे। तो उन्होंने, एक पर्सनल राइवलरी थी, तो उन्होंने राई पे, सोनीपत के पास राई से गाड़ी उतार के बुलेट लगाई
आगे कहीं लोग सड़क पे वो खड़े थे जो बंदूकें लेके, तो उस वक्त लाल झंडियां लगा रखी थी, तो लोग पूछे क्यों रोक रहे, बोले वो सड़क बन रही है इस करके। तो बुलेट पहले चली, उन्होंने बताया कि कैरो साहब इस गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ी रोक के उन्होंने सूचा सिंह ने गोली मारी थी, जो हमें याद कर। अच्छा, विदेश की बात करें, आपने विदेश यात्राएं बहुत की है, 20 से ज्यादा देशों में आप गए हैं, किस तरह का अनुभव मतलब रहा? हालांकि आपके बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें, उनका तो शायद और हाँ, भी बहुत बहुत देशों में गए, बहुत गए हैं। मतलब रिकॉर्ड के तौर पे उनका नाम लिया हाँ, जाता है। मेरे ख्याल में उनका काफी एक मेरे ख्याल में 150 कंट्री उन्होंने विजिट करा मतलब था। अपने आप उनका में बड़ी एक बात है। शौक था उन्हें जाने का। 211 कंट्री थे पूरे दुनिया में, 197 शायद वर्ल्ड से यूएनओ से रिकॉग्नाइज है, बाकी ऐसे जिन्हें आज भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, जैसे बांग्लादेश को अब तक भी पाकिस्तान नहीं कर रहा। जी। तो वो एक हमारे मित्र थे किंग महेंद्रा प्रसाद, मेरे दोस्त हैं, हम राज्यसभा में इकट्ठे थे। वो 211 के 11 मुल्क में एक आदमी था जिसको मैंने देखा सब गया है। मैं इतने में नहीं, पर मुझे 25-30 देशों को विजिट करेगा। एक बार मैं चौसा भी इकट्ठे गए थे अमेरिका। अच्छा। तो उनका इंडियाना पोलिस में मेथोडिस्ट एक हॉस्पिटल है, उसमें ऑपरेशन हुआ था शिकागो के पास। जी। तो मैं भी था, BS ओझा भी साथ थे, तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, अमेरिका देख लो तो आपको यूरोप देखने की जरूरत नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे बढ़िया जगह है, खाते पीते लोग हैं। सफाई तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नंबर 2, लोग, अमेरिका के लोग दौड़ते हैं, मतलब उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं। ये हमारे यहाँ ताश खेलते हैं, खाली बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि आज आप टाइम पास करें, वो वहाँ नहीं वो है। काम करते हैं। लोग मतलब से मतलब है। और कोई बीमार भी हो जाए तो बस बुके रख के आ जाएंगे, ये नहीं वेट करेंगे। किसी को खाने पे बुला दिया, अगर आपको 1 बजे का टाइम दिया और आप 1:30 बजे पहुंच रहे हैं, तो बात टांग देंगे कि वी वेटेड फॉर यू नाउ प्लीज वी आर गोइंग। तो वहाँ लोगों का अपना सिस्टम है। ट्रैफिक सेंस बढ़िया, गाड़ी आएगी तो वो रुक कहेगी, जीरो पे करके फिर दाएं बाएं निकालेंगे। यहाँ तो रात को भी कितनी स्पीड से 60 की स्पीड से उल्टे हाथ में निकाल देंगे। तो एक बार NRI की मीटिंग थी, जी। तो ओझा साहब, मैं और फिर देवीलाल एक साथ हम सारे थे। तो जब अब जैसे अब चीफ मिनिस्टर आते हैं, मोदी साहब को तो रोज NRI को देखते हैं हर जगह, जिस देश में जाते हैं, तो कोई इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए उन्हें कहते हैं आप आओ, मैं सब फैसिलिटी दूंगा। तो जब हम गए तो शिकागो में एक जगह रात को डिनर था कम्युनिटी हॉल में। सब राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, जो उत्तर प्रदेश के जितने लोग थे, मोस्टली उनमें डॉक्टर्स थे जी। सब ने अपनी अपनी बात की। तो एक रिटायर्ड जज थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो उठे, खड़े होकर कहने लगे कि देवलाल जी आप चाहो तो मैं 2 मिनट बोलूं। कहने लगे नहीं आप बोलिए, अच्छा लग रहा आप बताएं। मैं रिटायर्ड जज हूँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, मैं यहाँ रहता नहीं, मेरे नाती हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, पिछले 2 महीने से मैं अमेरिका में हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें बताइए, बड़ा रिच फूड है, लोग काम बहुत करते हैं, और बहुत अच्छी सफाई, बड़ी एक बहुत बढ़िया लाइफ है इन लोगों की। सब एजुकेशन का कोई अंदाजा नहीं, फार्मिंग बड़ी अच्छी है, सब बातें बता के जी। वो कहने लगे कि इस देश की एक मैंने बढ़िया बात देखी कि मैं बच्चों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। जी। हमारे चिड़ियाघर जानवर को कहते हैं, तो डिज्नीलैंड देखने गए। तो क्या, मैं जब देखने गया तो टिकट लेने लगे, तो मेरे दामाद की, मेरी बेटी की टिकट $5 की, बच्चों की भी टिकट $5 की। जब मेरा टिकट आया तो $1। तो मैंने उन्हें पूछा भाई दिस डिफरेंस इज देयर, अब नॉट NRI, नॉट अमेरिकन। तो वो कहने लगे कि यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो जब हमारे कोई आदमी 65 से ऊपर चला जाता है तो हम उसे देखते हैं कि जिंदगी के सब मचले उसे अमेरिका, सब कहते हैं इसे घूमने दो, इसे फ्री घुमाओ, ये वो होता है। कहने लगे ठीक। जब हम वापस चलने लगे तो मैं जो साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर था, तो हम दोनों एग्जीक्यूटिव क्लास में थे। मुझे कहने लगे कि तू पीछे चल, ओझा साहब को भेज दे। मैंने ओझा साहब की वाई क्लास में चला के मैं उनकी सीट पे बैठ के, ओझा साहब आपको CM साहब बुला रहे हैं, आके बैठ के ओझा साहब वापस है मेरे से, कहने लगे चो साहब का एक बड़ा बढ़िया आइडिया मिला। क्या? बोले, कहने लगे हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते। वो सरदार जी वाली बात पे बड़ी डिस्कशन होती रही। कहते हैं कि हम अगर हरियाणा में जो 65 साल से ऊपर के हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उनको अगर 100 रुपया पेंशन दे दे तो कैसा रहेगा, कितना एक चक्कर पे कितना बोझ आता है। उन दिनों में शायद 12 लाख कुछ इतना आता था। पहली कैबिनेट मीटिंग में 100 रुपया जो कि पेंशन, ओल्ड एज पेंशन कर दी।
आज पूरे देश में मॉडल बन गया। वो बिल्कुल। केरला में भी है, आसाम में भी है, वो कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश, मतलब हर स्टेट में वो मॉडल बन गया। तो तब जहन में आया था वो आइडिया? जो देवीलाल जो थे वो ये बूढ़ों के कर्जे माफ कर दूंगा, ये गांव जी थे, हम कहते हैं ना चौपाल जो ऑफिसर्स खुले बैठते हैं, ये भी चौदेवीलाल ने शुरू करा। लोगों का डर निकल गया कि चूल्हे तक की राजनीति चौदेवीलाल ने, डेमोक्रेसी को ठीक बैठाने में का बहुत बड़ा रोल था। पब्लिक की नब्ज बड़ी समझते थे, उन्हें सत्ता चलाने में नहीं मजा आता था, उन्हें संघर्ष करने में मजा आता था। एक बार मैं वो धर्मेंद्र कुमारी के पढ़ रहा था, एक दिन तो शाम गांव में कहाँ घूम रहे थे कि सरकार चली गई, कोई नहीं, मेरी सरकार तो ये है, लोग तो इस तरीके के। नहीं, अच्छी बात। अच्छा, जिस तरीके से सर चौधरी साहब हम बात करूं, जैसे आप भी अपने नाम के साथ चौटाला लगाना पसंद नहीं करते और चौधरी देवलाल जी तो चौधरी देवलाल लगाते मैं थे। उनका एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। एक बार विधानसभा में भी उस सेशन में था, बाद में तो वो रिकॉर्ड से निकाल देते हैं। जो देवलाल विपक्ष के नेता थे, कैरों पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, 90 सरकार के एमएलए थे, 64 अपोजिशन के एमएलए थे। तो जो देवीलाल बोल रहे थे, शन्नो देवी डिप्टी स्पीकर थे, प्रभु चंद्र स्पीकर हुआ करते, जब स्पीकर नहीं हो तो फिर डिप्टी स्पीकर बैठता, तो शन्नो देवी चेयर सीट कर रहे थे, यमुनानगर से शायद एमएलए। जी जी। तो चौ देवीलाल कहने लगे हरियाणा के साथ बेइंसाफी हो रही है, हरियाणा से इतना पैसा आता है, हम पे खर्च 14 पैसे होता है और 80 पैसे पंजाब में होता है, 9 पैसे हिमाचल में होता है, तो हरियाणा के साथ भेदभाव है। ऑफिसर जो बनते हैं HCS, जब PCS थे, PCS हरियाणा के इतने हैं, पंजाब के इतने हैं, तो इन सब बातों पे पैसा कितना, हरियाणा के साथ बेइंसाफी है, नहरों का पानी हमें नहीं मिल रहा। तो ये जब कह रहे थे, तो कहते कहते जो देवलाल कहने लगे कि सुरेंद्र गोविंद पंजाब को लूट रहे हैं। और कैरो साहब की वाइफ का नाम आदरणीय हमारे बड़े ताई जी थे जी, कहने लगे कि राम कौर जो था वो भी रोज सूटकेस पैसे भर के लेके जाती है। मैं विजिटर गैलरी में था, तो उस वक्त कैरो गुस्से में आ गए, खड़े होके कहने लगे पंजाबी में, और देवीलाल मुंह संभाल के गल कर, मैं माजदा जट हूं, मुंह संभाल के गल करी। स्पीकर जो थे वो एक प्रोटोकॉल है कि जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है जी। जब मिनिस्टर बोलता हो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो तो उसे स्पेस देना पड़ता है, ये एक प्रोटोकॉल है। जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो फिर सबको बैठना पड़ता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। जो वो कह के बैठ के, तो शन्नो देवी कहने की, हाँ देवीराज जी यू कंटिन्यू योर स्पीच। तो जो साहब खड़े हो गए, वो स्पीकर को मोहतरम कहते थे उर्दू के शब्द में, मोहतरम उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब अपनी बात पे आ रहा हूँ। मैं अभी तक कैरो साहब कह के ये चीफ मिनिस्टर, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, बड़े अदब से इन्हें कैरो साहब कह रहा था। अब ये अपनी जात पे आ गया तो देवीलाल भी अपनी जात पे आता है। इसने कहा कि मैं माजे का जट हूँ, मैं हरियाणा का जाट हूँ, और यूं बात करके कहने लगे, जिसमें एक अलग फालतू लगती है, और देख कह रहा हूँ ये है देवीलाल। सेहत से बहुत तकड़े थे, कह रहा हूँ छोटे थे, और कह के कहते हैं कि देख अब मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ, जो समझता बोले मैं देवीलाल हूँ, मेरे कुर्ते का हाथ लगा दिया तो पंजाब की आंखें बंद कर दूंगा। और जो सब उस तरफ चल पड़े। जगन्नाथ एक अजीत कुमार एमएलए होते थे लुधियाना से, ये दोनों चौ साहब की पार्टी के थे, 26 एमएलए थे, दोनों बेंच के ऊपर चढ़ गए और कहने लगे, कह रहा हूँ वो जो उसके साथ जनरल डायर के साथ हुआ था वो क्या समझता तुम, हाउस में जैसे लाशें गिर गई हो। शन्नो देवी का हाथ में वो जो डंडा था वो हाथ में रह गया, ऑर्डर वाला ना, उसके सांस निकल रहे। 3 दिन तक हाउस एडजस्ट होता रहा। वो तो खैर बाद में सब एक्सपेंज हो जाता है। तो चौ देवीलाल तो सदा से अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया फाइटर है, कभी परवाह नहीं करी। वो उन्हें लड़ने में, चैलेंज देने में ज्यादा मजा आता था। कभी विधानसभा रिजाइन कर दी, कभी लोकसभा, कभी सोनीपत लड़ दिए, कभी आके लड़ दिए, कभी रोहतक, कभी सीकर जाके लड़ दिए। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी। अच्छा सर, मैं परिवार के बच्चों की बात करूं। हाँ, चौटाला बात की कह रहे थे। देखिए चौटाला गांव है, ओम प्रकाश जी कभी चौटाला नहीं लगाते थे। 1987 में मुझे चौ साहब ने टिकट दे दिया, मुझे मिनिस्टर बना दिया। ओम प्रकाश जी प्रेसिडेंट होते थे पार्टी के जी। तो 87 में ही उन्होंने पहली बार शुरू करा ओम प्रकाश चौटाला। जब प्रेसिडेंट बन गए तो चौटाला नाम कभी चौ देवीलाल नहीं लगाते थे, चौ देवीलाल नहीं लिखते थे जी। कभी चौटाला, गांव में बादल भी लगाते हैं, बरनाला अपना लगाते हैं,
कोई बाजवा, वो अपने मतलब हर पंजाब में ये है। अब तो हरियाणा में सूर्य खड़ा सूर्य बड़ा लगाने नाम लगे, अब तो ये चल पड़े। पहले ये नहीं होता, तो चौटाला गांव का नाम है। अब उसमें ये सब लगाते तो मैं तो नहीं लगाता, पर मीडिया मेरा नाम के आगे भी चौटाला लगा देता है, मैं भी सुन लेता हूँ। अच्छा, ये चौटाला का भी एक अलग इतिहास है सर। मतलब कैसे नाम कैसे पड़ा? जैसे आप लोगों का बताया जाता है कि आप लोग राजस्थान से कि आए थे। हम राजस्थान से, कभी बीकानेर से नोखा गांव से आए थे। और जो हम सुन रहे हैं बुजुर्गों से, गांव में जो गांव की जितनी कहानियां सच्चाई जुटाई कितनी जी। है, उसमें कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ होता था, जो गांव का बड़ा जोड़ था उसके पास। हमारे डाम कहते हैं बहुत बड़ा जोड़ था, जी। चौटाला का सबसे बड़ा बड़ा रकबे एरिया, बड़ा हमारे गांव का 36,000 एकड़ का रकबा है। बावनी कहते हैं, बहुत बड़ा सबसे गांव है। ज्यादा बड़े लैंड। जमींदार आज भी बहुत बड़े बड़े, आज भी 100 घर ऐसे होंगे जिनमें 50 एकड़ से ज्यादा जमीन है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम। तो उसमें एक बड़ा पेड़ होता था जिसपे 4 डाले होते थे, मतलब उसकी 4 शाखाएं चार अलग अलग शाखाएं। होंगी। हाँ, तो उसे चौटाला कहते थे भाई। गांव जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जो पशुओं को लेके जाता है उन्हें जोड़ में लेके जाएगा, वो भी बैठ जाता है। कोई साधु महाराज हो वो भी वहां बैठ जाता है। तो लोग वहां ताश भी खेलते थे। तो बहुत बड़ा पेड़ होता था, उसका नाम चौडाला था। तो उसे 4 डाला चौडाला कहने के, चौडाला पे खेलेंगे। तो वो चौटाला से फिर इसमें जैसे जैसे रिफाइंड संशोधन होते गए, होता रहा। इसे चौटाला कहने लगे। चौटाला है वैसे जी। गांव का नाम। जी। अच्छा, मैं बच्चों की बात करूं सर, जैसे आपके भी पोते पड़पोते बेटे, अब तो बहुत बड़ा परिवार है। अब जैसे अभय अजय का जिस तरीके से चीजें चलती हैं, तो बचपन में ये मतलब आपके पोते कैसे थे, किस तरीके का इनका रहा है? देखिए, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, मैं बच्चों पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, जैसे होता है ना, अब मैं गरम नरम की बात मैं कर रहा हूँ, स्वभाव स्वभाव नेचर, हम्म, बचपना कैसा था नहीं मतलब? ठीक ही थे। कभी क्योंकि मैं तो सारे आपके नहीं, सामने बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, कोई ऐसे कुछ शरारती नहीं थे, ठीक थे। अजय भी बहुत सेंसिबल था शुरू से। और अभय शरारती नहीं था, मैं तब भी इसे शरारती नहीं थे। बाद में ही ऐसा देखा, पहले नहीं था। जब कॉलेज में स्कूल में हाउसवर्क था, ठीक था। मैंने कभी भी, हालांकि मैंने इन बच्चों को देखे हैं, मेरी एजुकेशन हुई तो ओम प्रकाश जी देखते थे। कभी तो सबको तो टाइम ही नहीं होता था। अजय अभय को भी इनके दाखिले कराने, ओम प्रकाश जी सब बेटियों को इनका कराने का सारा काम मैं ही करता था। इनको कॉलेज में स्कूल में इन्हें छोड़ने का, दाखिले का सारा काम, इनकी एजुकेशन मैंने ही देखी। और एक ऐसा वक्त भी था कि जब इमरजेंसी लग गई, तो बाबूजी भी अंदर थे, ओम प्रकाश जी भी अंदर थे, और मेरे से छोटा जगदीश जी, हम 3 घर के आदमी मीसा में अंदर थे। हमारी बड़ी जो बेटी है ओम प्रकाश जी की, जो अजय से भी बड़ी है, सुचित्रा, उसका रिश्ता लिया हुआ था अब कैप्टन साहब से, मुराल से। तो मुझे चौ साहब भी, ओम प्रकाश जी भी, दोनों कहने के रंजीत सिंह रिश्ता दिया हुआ है, बेटी अब बड़ी है, तो अब पता नहीं इमरजेंसी कब बटेगी। 1 साल हो गया था। तो बोले पता नहीं 5 साल ही रहे। कई कहते हैं इंदिरा गांधी आने ही नहीं देंगे नेताओं के बाहर से। तो अलग अलग प्रचार चल रहे थे, वो ऐसा पीरियड था। तो ये कहने लगा कि भाई उसकी तरह की शादी कर दो। तो उस बेटी की शादी भी मैंने ही करी थी। ये दोनों ही नहीं थे तब, तो जेल में थे। तो सारी जिम्मेदारी आपने हाँ, निभाई। तो वो ये तो, और उससे भी छोटे बच्चे थे, तो सब करा, बस ठीक थे, कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, जैसे दुष्यंत चौटाला की मैं बात करूं, काफी युवा नेता है, और मेरे हिसाब से हरियाणा की राजनीति में आपका ही परिवार ऐसा है जिसकी 3 पीढ़ियां, हालांकि दुष्यंत चौथी पीढ़ी के हैं, जो कहीं ना कहीं सीएम रहे, यानी कि चौधरी चौटाला तो उप प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, चौटाला साहब सीएम रहे, खुद देवीलाल जी सीएम रहे और डिप्टी सीएम बने। ऐसा शायद और किसी राजनीतिक परिवार में नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला का मतलब कैसे देखते हो, क्योंकि वो तो आपके सामने बिल्कुल बड़े हुए हैं, आपके साथ कैबिनेट में डिप्टी सीएम भी थे। देखिए, जब ओम प्रकाश जी की, अजय की जब सजा हो गई थी इसमें, तो मैं तो क्योंकि पार्टी से अलग हट के आ गया था। तो लोक दल में एक आपस में दोनों बच्चों में झगड़ा था। हालांकि पहले मैं समझता हूँ कि दुष्यंत को टिकट देने में और नैना को टिकट देने में अभय का ही हाथ था। पार्टी वही देख रहा, अजय तो अंदर था पहले, अंदर थे। उससे पहले अजय देखता था, अभय कहीं नहीं था, गाँव में ताश वाश खेला करता था। तो उसके बाद जब उसका, ये जेलों में थे, तो इन्हें टिकट दिया गया। पर जो मेरी जानकारी है कि दुष्यंत को बनने के बाद फिर बाद में दखल देना शुरू कर दिया था अभय ने, कि भाई ये इसके प्रोग्राम ना ले, बाहर इसके प्रोग्राम जो कोई लेता था उसे धमका दिया जो जाता सांसद बन गए थे हिसार से। बनने के बाद। फिर इसे ये कहा गया कि तू केवल तेरा सांसद कह दे, बाकी हरियाणा घूमना बंद कर। ये उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे करा गया। उसे इस बात का गुस्सा था, इंसो बना ली थी। और ये जो वहाँ प्रोग्राम हुआ जो गोहाना में, जहाँ आपस में डिवीजन हुआ, वहाँ इंसो का, यूथ का एक एक बड़ा प्लान ये था। और
अबे की थोड़ा सा जो एक बोलने का जो रफ है बोलने में, इससे लोगों की नाराजगी थी। हर आदमी इज्जत तो चाहता है ना। बिल्कुल। तो वो उसका विरोध जो था वो दुष्यंत ने कैच कर लिया और वो एकदम लोगों को, जो इनेलो का अपना वोट बैंक तो था ही, बिल्कुल। तो वो सारा का सारा जो इनेलो का वोट बैंक था वो सारा दुष्यंत को ट्रांसफर हो गया। अब वो दुष्यंत के साथ 10 एमएलए बन गए, इन्हें तो एक ही सीट आई, बाकी हरियाणा में इनेलो साफ हो गया था। अब दुष्यंत 5 साल में अपना जो मैनेज कर पाया वो चुनाव के सामने ही है, रिजल्ट आपके सामने। अब बच्चों का मामला, इससे ज्यादा नहीं मुझे ठीक है। अच्छा, आपके मैं पोते सूर्य प्रकाश की बात करूं, वो भी मतलब प्रचार में, आपके प्रचार में भी मतलब बहुत बार हमने देखा है, उम्र बिल्कुल छोटी सी है क्योंकि वो स्कूलिंग और फिर कॉलेज, लेकिन बोलने में बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मैं उनके भाई की बात करूं, दिग्विजय की, आपके दूसरे वाले पोते, अच्छा इनकी दोनों की बड़ी, भाई तो है ही छोटे, बट दोस्ती बड़ी अच्छी है, मतलब अच्छी ट्यूनिंग बनती है देखो मैं एक बताऊं, दिग्विजय की और सूर्य प्रकाश की। देखो दुष्यंत डिप्टी चीफ से बन गया, मैं भी बच्चों को देखता हूँ, हाँ। और ये दोनों बच्चे हैं ना, दिग्विजय और सूर्य प्रकाश आउटस्टैंडिंग है। मैं सूर्य प्रकाश को देखता हूँ, टॉपर है वो, क्लास में भी टॉप आता है, अब भी टॉप कर रहेगा वो। अब बीबीए कर रहा है, फिर एमबीए में जाएगा। बड़ी जबरदस्त कमाल है इन बच्चों में। ऐसे ही दिग्विजय को मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जब टीवी पे बोलता है करता है तो मैं उसको देखता हूँ, उसका क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बहुत क्लियर है। तो बच्चे अपने अपने टैलेंट होते हैं। देखिए अजय रवे भी भाई हैं, दोनों के अलग अलग हैं। जो जी सावराम और चौधरी देवीलाल भाई थे, मैं ओम प्रकाश जी भाई हैं, दोनों का स्टाइल अलग है। वो चौटाला साहब के नाम से जाना जाता है, मुझे दूसरे तरीके से लोग लेते हैं। जी जी। नहीं बिल्कुल, ये तो है ही, बच्चों का वो देखा तो जाता हर है। बच्चे का, चाहे वो घर में हो, उनकी ग्रूमिंग वही माँ बाप करते हैं, पर अपना बच्चे का अपना टैलेंट वो अपने तरीके से चलता है। जी बिल्कुल। तो सर आपने बहुत अच्छा वक्त दिया और बहुत सारी ऐसे धन्यवाद। थैंक पुरानी यू। बातें बताई, ऐसी बातें जो लोगों ने पहले हाँ, नहीं। लोगों को नहीं जानकारी तो कहना चाहिए, लोगों को पता तो लगे कि क्या था, हाँ, और ये हम भी अच्छी बात है ढूंढते कि हैं। आप बेबाकी से बोलते हैं सारी की नहीं, सारी। हम भी देखिए, मैं एक चंद्रशेखर जी की किताब पढ़ रहा था अभी इन दिनों में, जी। कि जीवन कैसे जिया। तो उसमें चंद्रशेखर एक बात कहते हैं कि मैं साधारण आदमी था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा, बोलने में अच्छा स्पीकर था, मुझे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मंच मिला, मैं ठीक भला, तो मेरा काम वाम देख के मैं अनथक काम करता था सोशलिज्म को आगे बढ़ा, तो आचार्य नरेंद्र देव ने मुझे राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में वहां जब मैंने देखे कि लोग ठीक नहीं चल रहे, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, काटने का काम कर रहे हैं, तो मैं बड़ा कुंठित महसूस कर रहा था, और मैं वो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में चला गया तो मैं चुनाव लड़ा, तो मैं बड़ा अच्छा स्पीकर था और दबंगाई से अपनी बात कहता था, बिना रुके बिना अटके मैं बोलता था, तो मेरे को लोग पसंद करने लगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन में कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले। जब मैं कांग्रेस में गया तो मुझे इंदिरा गांधी से मिलाने के लिए कई लोग कहने के कि चलो, तब उन दिनों में एंटी डिफेक्शन ये नहीं था, ये कोई भी कभी जी, जा दल सकता बदल था। कानून नहीं था। नहीं था। हम्म, तो इंदिरा गांधी से मुझे कोई मिलाने ले गया, तो पहली हमारी मुलाकात थी, तो हम्म, वो उनकी किताब में, आप कभी भी जी। पढ़े, मेरे पास पढ़ी भी है। कहने लगे कि मुझे, कहने लगे कि इंदिरा जी, कहने लगे क्या मैंने आपका नाम बहुत सुना है। मैं कहने लगा जी मैंने भी आपका नाम बहुत सुना है। मेरी तरफ देखती रही। कहने लगे चंद्रशेखर जी, आप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, चलो उन्होंने आपको बाहर कर दिया, आप कांग्रेस में आए, कांग्रेस तो अलग पार्टी है, इसमें आप क्या करेंगे। कहते आपने कांग्रेस का निर्णय कैसे करा। तो मैंने ये समझा कि बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें रह के कुछ काम कर सकूंगा, और मैं जो है लोगों की जो नीतियां हैं उन पे आगे काम करूं। बोलो तो अब तो समाजवादी हैं, जी आचार्य नंदन गहलोत जी बिल्कुल हो, तो इसमें समाजवादी को बढ़ाना चाहेंगे। बोले हाँ, पूरा बढ़ाना चाहूंगा, अगर नहीं बढ़ा तो बोलो जी फिर मैं कांग्रेस को तोड़ने का काम करूंगा। तो कहते इंदिरा गांधी मेरी तरफ बड़ी विस्मित होके 7 मिनट तक हम एक दूसरे को देखते रहे, देखते भाई रहे, ये क्या ये बोल क्या रहा है, बोल मैं भी दिया। सुन रहा हूँ। तो कहते हैं कि उसके बाद फिर कई प्रकरण आते हैं। जो चरण सिंह का एक, कि जो चरण सिंह ने जब पहली बार जब जनता पार्टी बनी 70 में एमरजेंसी के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट नहीं सिलेक्ट हुआ, एक 21 मेंबरी कमेटी बना दी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें नानाजी देशमुख थे, जिसमें राजनारायण थे, जिसमें चंद्रशेखर थे, बाबू जगजीवन राम थे, एच.एन. बहुगुणा थे, ऐसे करके 21 मेंबरी कमेटी बना दी। 21 10। उसमें राजमाता विजयराजे सिंधिया थी। तो कहते हैं वही टिकट बांटती थी। जो चरण सिंह सबसे बड़े नेता थे, यूपी, बिहार, राजस्थान उन पे, हरियाणा उन पे, पंजाब उन पे, और गुजरात और ये उड़ीसा भी उनके पास था। काफी स्टेट थे। तो अकेलों को 250 सीट दे दी।
CFD कोटे में 14 सीट देनी थी, तो जो चरण सिंह 8 सीट बाबू जगजीवन राम की कोठी गए, बोले मैंने आपको 8 सीट ये दे दी। वो नाराज हुए के मेरे को फोन करा, मैं जो चरण सिंह पे गया, वो विठल भाई पटेल हाउस में उसको हुए थे। मैं यहाँ कहने के जी आपने लोगों ने जेलें काटी हैं, इतनी इमरजेंसी के बाद एक ऐसा वक्त आया है, तो हम इसे बिगाड़े ना। वो उन्हें इतनी हमारी कमिटेड है सीट दे, बोले मैं एक भी नहीं दे सकता 8 से ऊपर। नहीं कहता, बहुत लड़ झगड़ के मैंने 10 सीट कराई, मैं आ गया जी। मुझे जो चरण सिंह कहने के मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ, यूँ कह के मुंह पे चादर ओढ़ दी और बोले मुझे तंग मत करो, जाओ। मैं चला आया। एक दिन कहता है जो चरण सिंह का मुझे फोन आ गया कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं दे रहे, मोरारजी भाई ने मना कर दिया डॉक्टर साथ ले जाने के लिए, मेरे हवाई जहाज में डॉक्टर नहीं जा रहा। कहता है मैं गया, वो कहने के मुझे अभी बताओ, मैं मोरारजी भाई की कोठी गया, जाके मैं कहने का मैं प्रेसिडेंट था, चंद्रशेखर प्रेसिडेंट बन गए थे। ये छोटी छोटी बातों के लिए ठीक नहीं। जो चरण सिंह ये डॉक्टर, बोले डॉक्टर तो मैं भी नहीं लेके जाता। चरण सिंह किस लिए लेके जाए? बोले वो आप लेके जाए नहीं जाए, वो हार्ट पेशेंट है, वो लखनऊ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, सरकार है, इतने ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर जाना चाहिए। कहते अच्छा ठीक है भेज देते हैं। कहते मैं चलने लगा तो मुझे एक फाइल दे दी कि ये फाइल ले जाओ आप देख लेना। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने देखा फाइल ही मेरे खिलाफ थी, चंद्रशेखर के खिलाफ। तो मैं वापस गया, मैं जाके गाड़ी घुमा ली, वापस जाके मैं कहने का ये लो फाइल और इंक्वायरी करो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे दो। आप आइंदा किसी से ऐसी बेकायदगी मत करना कि ऐसे हर किसी को फाइल पकड़ा दो, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ और मैं ऐसे नहीं चलूंगा। तो कहने का मैं क्या करूँ, राजनीति, तो राजनीति तो मेरे पे केस चलाओ। मतलब ऐसा आजकल प्रेसिडेंट से आदमी कोई प्राइम मिनिस्टर से इस तरीके की बात नहीं कर सकता, ये जमाना ऐसा था। तो मैं कई बातें उनकी देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, हालांकि मैं उनका पहले फैन नहीं था, और अब कई बातें देख मैं कहता है यार पढ़ने को मिलती है तो बहुत बढ़िया आदमी थे। एक आदमी साफ जो बात कहना लोगों को अच्छा लगता है, आप घुमा फिरा के कहो तो लोग समझते हैं ये यहाँ बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर बाद में पता लग ही जाता है। बाद में कोई कहते नो कमेंट क्यों कहें, जो बात है वो कहो, लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं हमेशा स्पष्ट बात करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, आपने सारी बातें दिल से बताई। तो ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, और इस पॉडकास्ट में उन्होंने बेहद वो चीजें बताई जो शायद ही पहले आपने सुनी हो। तो चौधरी साहब के विचार आपको कैसे लगे, और वो चीजें जो चौधरी देवीलाल जी की कि किस तरह का समय था, किस तरीके के चुनाव होते थे, वो सारी की सारी बातें बड़ी बेबाकी से बताई। और परिवार के जो सदस्य है, क्योंकि देखिए सभी बच्चों का बचपन जो चौधरी साहब के सामने जो है वो इनके सामने बड़े हुए हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि अभय अजय की बात करें या फिर और भी बच्चों की बात करें परिवार में जो आज बड़े बड़े हैं, उनके दाखिले करवाना, सारी चीजें व्यवस्था करना वो खुद चौधरी रणजीत सिंह जी करते थे। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आखिर ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।